भगवानपुर नाम के गांव में मानिकराम नाम का एक जमींदार था। वो बहुत खड़ूस और लालची इंसान था। वो गांव के मजबूर और गरीब किसान के जमीन को जबरन कब्जा करता था। उसी गांव में सरला नाम की एक गरीब किसान रहती थी। हाल ही में उसका पति का देहांत भी हो गया। वो अपने 3 साल का बेटा अभय के साथ रहती थी। मानिकराम की नज़र सरला की जमीन के ऊपर जा गिरा तो वो जाकर सरला से, देवी प्रणाम। मुझे तुमसे एक छोटी सी गुजारिश है और मुझे पूरा यकीन है कि तुम मेरी बात मान जाओगी, क्योंकि तुम्हें मेरे बारे में सब कुछ पता है। साहब, मुझे पता है कि आप मेरे जमीन के बारे में बात करने यहाँ पर आए हैं, पर मैं जब तक जिंदा हूँ ये आपको नसीब नहीं होगा। मैं मर जाऊंगी पर मैं अपनी जमीन आपके हवाले होने नहीं दूंगी। मानिकराम हंसते हुए, बेवकूफ औरत, तू बड़ी गलती करने जा रही है। मैं किसी भी कीमत पर यह जमीन को हासिल करके ही रहूंगा। मानिकराम वहां से निकल गया। सरला जब अपने बेटे अभय के साथ गहरी नींद में थी तब मानिकराम के चमचे आकर सरला के घर पर आग लगा दिए। सरला और उसका बेटा अभय दोनों उस आग में जलकर मर गए। पूरे गांव में जब ये बात फैली तो मानिकराम पुलिस को रिश्वत खिलाकर मामला रफा दफा कर दिया। कुछ दिनों के बाद मानिकराम सरला के खेत में जाकर टमाटर की बीज बोना चाहा। अचानक तब सरला की भयानक आवाज चारों तरफ गूंजने लगी। मानिकराम, मैं नहीं छोड़ूंगी। मैं तुम्हारा बदला जरूर लूंगी। तूने मुझे मारकर बहुत बड़ी गलती की। कहकर जोर जोर से हंसने लगी। उसकी आवाज सुनकर मानिकराम और उसके चेले भी वहां से भाग गए। मानिकराम रोज वहां पर आने लगा, पर सरला के हाथों मार खाकर भाग जाता था। कुछ दिनों के बाद मानिकराम सरला के खेत पर आना बंद कर दिया। गांव के सभी लोग डर के मारे सरला के खेत की ओर जाना बंद कर दिए। सरला अपने खेत में टमाटर उगाने लगी। अचानक गांव में अकाल पड़ा। गांव के सभी गरीब किसान भूख के मारे छटपटाने लगे। सरला अपने खेत में उगे सारे टमाटर गांव वालों को देकर उनसे, गांव वालों, मुझसे डरने की कोई जरूरत नहीं है। मैं कोई चुड़ैल नहीं हूँ। मैं आप सब लोगों को मदद करने के लिए आई हूँ, लेकिन एक शर्त पर। आज से तुम लोग निडर होकर उस मानिकराम से मुकाबला करना होगा। तुम्हारा हक का खाना वो खा रहा है। उनसे डर के कितने दिन जियोगे? पहले ये टमाटर शहर ले जाकर एक अच्छे दाम पर बेचो और अपनी भूख मिटाओ। उसके बाद मानिकराम के घर पर घुसकर उसे मारो और अपनी जमीन के कागजात छीन लो। जाओ। सरला की बात मानकर गांव वालों की भूख तो मिट गई, साथ साथ वो लोग अपनी जमीन के कागजात भी मानिकराम से जबरन हासिल किए। मिर्जापुर गांव में सुशील नाम का एक आदमी रहता है जो जलाऊ लकड़ी बेचता है। वो गरीब है। जलाऊ लकड़ी बेचकर वो जो पैसे कमाता है, उस पैसे से वो अपनी पत्नी गायत्री और अपनी बेटी अनुपमा की देखभाल कर रहा है। वो चाहता है कि उसकी बेटी अच्छी तरह से पढ़ाई करे, इसलिए उसने उसे जैत्रा पब्लिक स्कूल में दाखिला दिलाया है। अनुपमा भी खूब जमकर पढ़ाई करती है। एक दिन हमेशा की तरह सुशील जंगल से जलाऊ लकड़ी लेने गया और फिर घर की ओर चल पड़ा। अचानक तूफान और बिजली कड़कने के साथ भारी बारिश शुरू हो गई, तो उसे एक पेड़ के नीचे आश्रय लेना पड़ा। तभी अचानक सामने एक पेड़ पर बिजली गिर पड़ी और पेड़ जलने लगा। उसने एक सांप को देखा जो उस पेड़ पर फंसा हुआ था। सुशील को सांप पर दया आई और एक लंबी छड़ी लेकर उसने उसे बचा लिया। तब सांप ने उससे कुछ यूं कहा, मैं तुम्हारा कर्ज कैसे उतार सकती हूँ? तुम मुझसे जो चाहो वर मांगो, मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करूंगी। मुझे खुशी है नाग देवी कि मैं आपको बचा सका। जब भी तुम किसी मुसीबत में हो तो मेरा ध्यान करना। बारिश रुकने के बाद सुशील अपनी जलाऊ लकड़ी लेकर दुकान पर चला गया। वो जाकर लकड़ी बेचने लगा। उसी गांव में दामोदर नाम का एक महाजन रहता था। गांव में सुशील के अलावा ऐसा कोई परिवार नहीं था जिसने दामोदर से कर्ज न लिया हो। हर दिन वो अपनी बाइक पर बैठकर ब्याज वसूलने के लिए जाता था। उसने एक दिन सुशील को देखा जो जलाऊ लकड़ी बेच रहा था। यही एक अकेला आदमी है जिसने आज तक मुझसे पैसे लेने की जरूरत नहीं समझी। इससे भी कभी सूद के साथ ब्याज वसूल कर सकूं, यही मेरी इच्छा है।
वो ऐसा सोचता है। एक दिन दामोदर महाजन सुशील की लकड़ी बेचने की दुकान पर आता है और कहता है, तुम्हारा लकड़ी बेचने का धंधा कैसा चल रहा है? भगवान की कृपा है, सब कुछ ठीक चल रहा है, किसी तरह की कोई परेशानी नहीं है। मुझे जरूरतें पूरी हो जाती हैं। तब भी सुशील, जब भी पैसे की जरूरत हो मुझसे कहने में संकोच नहीं करना, ठीक है ना? सुशील ने बिना कुछ कहे आदर पूर्वक हाथ जोड़कर उसे नमस्कार किया और वहां से चला गया। तो दिन बीतते जाते हैं। एक दिन अनुपमा का स्कूल से लौटते समय एक्सीडेंट हो गया। वे तनाव में थे और उसे अस्पताल ले गए। तो डॉक्टर ने अनुपमा की जांच की। उसका ऑपरेशन करना होगा, इस पर 1 लाख रुपए का खर्चा आएगा। अगर आप पैसों का इंतजाम कर सके तो बताइए, मैं ऑपरेशन कर दूंगा, वरना ये खतरनाक हो सकता है उसकी जिंदगी के लिए। सुशील घबराया हुआ दामोदर के पास गया और पैसे देने के लिए कहा। दामोदर उससे एक कोरे सफेद कागज पर अंगूठे का निशान लगवा लेता है और सुशील पैसे लेकर अस्पताल में जमा करता है। अब अनुपमा खतरे से बाहर है। 2 दिन बाद वो अपनी बेटी को घर लेकर आता है। घर पर ताला लगा है और वहाँ दामोदर का आदमी सुशील से कहता है, दामोदर भाई तुम्हारी लकड़ी की दुकान के पास खड़े हैं, जाओ वहीं जाओ। पहरेदार ने कहा। तो वहाँ से सुशील अपनी लकड़ी की दुकान पर गया। वहाँ उसने दामोदर को खड़े देखा तो, दामोदर साहब, ये सब क्या है? इसे व्यापार कहा जाता है। अपनी बेटी के ऑपरेशन के लिए तुमने मुझे अपना घर और दुकान बेच दी है। ये देखो, तुम्हारा अंगूठा लगा बॉन्ड पेपर। जल्दबाजी में एक कोरे कागज पर अपने अंगूठे का निशान देकर उसे बहुत बुरा लगा, क्योंकि अब कहने सुनने को कुछ बाकी नहीं रह गया था। वो अपनी पत्नी और बेटी को लेकर जंगल में एक पेड़ के नीचे आ गया। वहाँ वही नागिन थी। नाग देवी, मेरे साथ धोखेबाजी हुई है। मुझे अपने परिवार को जंगल में लेकर आना पड़ा है। क्या करता? तुम्हारे लिए लकड़ी का महल बनकर तैयार है। तुम जाओ और इस घर में सुरक्षित रहना, मेरा आशीर्वाद है। नाग देवी ने ऐसा कहा और वहां से चली गई। बस तब से सुशील का परिवार उस जादुई लकड़ी के घर में सुख से रह रहा है।